जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका 15वां वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 100 तक कंप्लीट करेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कैटलॉगर को एक पुस्तक मिलती है जिसका कोई शीर्षक पृष्ठ नहीं है। जानकारी का पसंदीदा स्रोत क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 36 का दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, पुस्तक का कोई अन्य भाग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीसी में सेक्टराइजिंग डिवाइस के रूप में कोष्ठक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक खाली अंक बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए संरचनात्मक मेटाडेटा का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट के आंतरिक भागों का संगठन। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडेक्सिंग में रिलेवेंस और पर्टिनेंस में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेवेंस सिस्टम आधारित है जबकि पर्टिनेंस उपयोगकर्ता आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है कि KWIC इंडेक्सिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और उपयोगकर्ता की कीवर्ड को उसके तत्काल संदर्भ में देखने की अनुमति देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय कोहा को अपने ILS के रूप में अपना रहा है, तो यह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वाईकाटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है कि RFID तकनीक का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित चेक इन चेकआउट, स्टॉक सत्यापन और सुरक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि OSI मॉडल में कितनी परतें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 परतें। अगला प्रश्न है कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में TCP का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रिजर्वेशन में OAIS रेफरेंस मॉडल का SIP क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वह जानकारी जो एक निर्माता द्वारा संरक्षण के लिए अभिलेखागार को प्रदान की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS मॉडल का एक उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल ऐप इंजन या हेरोकू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि वर्डप्रेस या ड्रूपल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वेबसाइट की डिजिटल सामग्री को बनाने और प्रबंधित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, VR उपयोगकर्ता को आभासी वातावरण में डुबो देता है जबकि AR आभासी जानकारी को वास्तविक दुनिया पर आरोपित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संस्था के बौद्धिक आउटपुट को एकत्र करना, संरक्षित करना और उसका प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन है
लाइसेंसिंग में साइट लाइसेंस का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक विशिष्ट भौतिक स्थान के भीतर असीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति। चलिए अगला प्रश्न है कि मेटा सर्च तकनीक का उपयोगकर्ता को क्या करने की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही खोज इंटरफेस का उपयोग करके कई डेटाबेस को एक साथ खोजने की। आइए अगला प्रश्न है कि IPv4 और IPv6 पतों में मुख्य की अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, IPv4 में 32 बिट होते हैं, जबकि IPv6 में 128 बिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल फोरेंसिक्स में हैश वैल्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 54 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि AI में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप क्षेत्र है जो कई परतों वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न है इनफिनिबनेट द्वारा विकसित शोध गंगा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालयों की इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंधों का एक डिजिटल भंडार। चलिए अगला प्रश्न है कि ई प्रिंट आर्काइव जैसे arxiv.org का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों में शोध लेखों के प्रीप्रिंट को साझा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लॉकिंग प्रणाली डिजिटल संरक्षण कैसे प्राप्त करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का निर्माण और रखरखाव करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना और प्रारंभिक अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है कि डेटा माइनिंग का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संग्रहित डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए, ताकि संग्रह विकास और उपयोगकर्ता सेवाओं में सुधार हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि POS DCORB में CO का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार एक कर्मचारी के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है कि जीरो बेस्ड बजटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बजट चक्र की शुरुआत में प्रत्येक कार्यक्रम और व्यय को शून्य से उचित ठहराया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रदर्शन किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W एडवर्ड्स डेमिंग। आइए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय में स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय संग्रहण में उपलब्ध वस्तुओं की पुष्टि करना। आइए अगला क्वेश्चन है कि संग्रह विकास नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री के चयन, अधिग्रहण और सिलेक्शन के लिए एक सुसंगत और तर्कसंगत ढांचा प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है कि MBO की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर ड्रकर। आइए अगला क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण के 4P में प्लेस,
पुस्तकालय के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुस्तकालय का भौतिक स्थान। चलिए अगला प्रश्न है कि थ्री कार्ड सिस्टम का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रिकाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर को किस प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक प्रबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय के लिए रणनीतिक योजना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दीर्घकालिक योजना को संगठन के मिशन, दृष्टि और लक्ष्यों को परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन में आउटसोर्सिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी बाहरी एजेंसी को कुछ आंतरिक कार्यों को करने के लिए अनुबंधित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व में लोकतांत्रिक शैली की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेता निर्णय लेने में टीम के सदस्यों को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कर्मचारी के नौकरी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। आइए अगला प्रश्न है कि परियोजना प्रबंधन में क्रिटिकल पाथ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्यों का सबसे लंबा अनुक्रम जो परियोजना की कुल अवधि निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वार्षिकी। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संदर्भ सेवा को पुस्तकालय अधीक्षकों और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संवाद कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल स्वेट ग्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करंट अवेयरनेस सर्विस और सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में मुख्य क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रंथ सूची किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फैक्ट ऑन फाइल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक साप्ताहिक विश्व समाचार संग्रह। अगला प्रश्न है कि एक गजेटियर में किस प्रकार की जानकारी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक स्थानों के बारे में जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बायोग्राफिकल डिक्शनरी का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हु इज हु। आइए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है यूजर एजुकेशन और यूजर ओरिएंटेशन में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक डेटाबेस जैसे वेब ऑफ साइंस या स्कोपस को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धरण डेटाबेस। चलिए अगला क्वेश्चन है संदर्भ साक्षात्कार में ओपन एंडेड को क्यों उपयोगी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न है कि एशियन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समाचार डाइजेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है यूजर स्टडीज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं को समझना, तदोपरांत सेवाओं में सुधार हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक उपयोगकर्ता को एक दस्तावेज की एक प्रति। अगला क्वेश्चन है कि एक परिकल्पना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या प्रदान करने वाली एक अंतिम कथन है। आइए अगला क्वेश्चन है कि रैंडम सैम्पलिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यह सुनिश्चित करता है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का एक समान अवसर मिले। चलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक डेटा से संबंधित है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान गैर संख्यात्मक डेटा संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि केस स्टडी पद्धति का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक एकल व्यक्ति समूह या घटना का गहन संदर्भ समृद्ध विश्लेषण करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि डेल्फी विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथमितीय का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रदर्शन और उद्धरण पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करना। आइए अगला प्रश्न है कि एक प्रश्नावली डिजाइन करते समय एक लीडिंग क्वेश्चन से क्यों बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह उत्तरदाता को एक विशेष प्रतिक्रिया की ओर धकेलता है जिससे परिणाम में पूर्वाग्रह होता है। आइए अगला प्रश्न है कि एथिक्स इन रिसर्च में सूचित सहमति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिभागियों को अध्ययन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना ताकि वे भाग लेने के बारे में एक स्वैच्छिक निर्णय ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पी वैल्यू सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण में क्या इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि एक परिकल्पना सत्य होती तो देखे गए परिणामों को प्राप्त करने की संभावना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।